रिव्यू दे दूँ। न्यूज़ मैंने देखा ना, आपने न्यूज़ रिपीटेड होने लगी है, हम कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है न्यूज़। तो फिर ओपेक की आ जाइए, तो थोड़ा बताऊंगा न्यूज़ में क्या है ओपेक प्लस कंट्री के लिए। और सेकंड जो न्यूज़ आई है फिर वो यूएपीए से रिलेटेड आई है, फ्रंट पेपर पे आई है, वो भी बताऊंगा एक्ट के बारे में। फिर एनएचआरसी मैंने ये ऐड कर लिया है क्योंकि यार टॉपिक नहीं थे, जो बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले थे, फाउंडिंग टॉपिक इतने नहीं थे, न्यूज़ में छोटे छोटे ही हैं, तो मैंने ये आज एनएचआरसी ऐड कर लिया है। मैं आते हैं अपने हिंदू पे। पहली जो न्यूज़ है रिलेटेड टू यूएपीए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने भाई ये पहले भी बताया था, यूएपीए के केसेस इंक्रीज होने लगे हैं। 72% राइज इन यूएपीए केसेस। जो आपका अनलॉफुल वाला एक्ट है ना, तो उसके क्या होने लगे हैं, केसेस इंक्रीज होने लगे हैं। तो अब क्यों होने लगे हैं, गवर्नमेंट लगाने लगी है। फिर मैंने ये भी बताया था इंक्रीज तो हुए हैं, पर जो कोर्ट ने सज़ा दी है वो बहुत कम ही दी है, बहुत कम परसेंट दिया इन कंपेयर टू जितने केसेस लगे हैं। तो ये पढ़ेंगे यूएपीए के बारे में। ऐसा किस में पता लगा है, ऐसा जो अपनी एनसीबीआर का डाटा आया है ना, उसमें पता लगा है कि केस यूएपीए में बहुत सारे बढ़ गए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मणिपुर में 2019 सबसे ज़्यादा हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब यूएपी के केस में अरेस्टेड इन्वेस्टिगेशन मतलब कहाँ पे हुई है, वो मतलब कि आपका उत्तर प्रदेश के अरेस्टेड हुए हैं। ठीक है ना। कौन लगाता है यूएपी के केस, कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, करता है आपका एनआईए, मैं पहले बता चुका हूँ। और एनआईए की क्या होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है उसकी। तो एनआईए इन्वेस्टिगेशन करता है, बस इतना याद रखना। हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड यूएपीए क्या है, यूएपीए क्या है वो हम पढ़ेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएपीए क्या है। यूएपीए मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, जो 1967 में लाया गया। 1967 में, 65 में हमारा लड़ाई हुई थी, 65 में हमारा ये लड़ाई, उसके 3 साल बाद यूएपीए आया, उसके 3 साल बाद यूएपीए आया, ऐसा याद करने के लिए। ठीक है ना। यूएपी क्या है, इंडिया का एक प्राइमरी एंटी टेरर लॉ है। अच्छा, प्राइम में से एंटी टेरर लॉ है, एंटी टेरर लॉ है। ठीक है ना। इसमें क्या है, इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर ए मोर इफेक्टिव प्रिवेंटिव, मतलब एक प्रिवेंशन देता है सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंशन करने के लिए, इंडिविजुअल की हो या एसोसिएशन की हो। ठीक है ना। डील करता है आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज उससे डील करता है, फॉर ए मैटर ऑफ कनेक्टेड विद देयर विद। तो अब याद रखो, थोड़ा मोटी ये बात है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज़ हो चाहे कोई और सी एक्टिविटीज़ हो, उसको बचाने के लिए, मतलब उससे बचाने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए ये यूएपीए लॉ बनाया गया। ठीक है ना। तो ये लॉ बनाया गया, इसका सेक्शन 3 है इसमें। वो यूएपी का क्या डील करता है, आपका डिक्लेरेशन ऑफ एन एसोसिएशन एज अनलॉफुल, जो उसका सेक्शन 3 है, वो डिक्लेयर करता है कि कोई एसोसिएशन अनलॉफुल हो, उसको भी आप इसके अंदर एसोसिएशन को डाल सकते हैं। कोई आपके पीएलए हो गई, आपकी कोई भी ऐसी एसोसिएशन हो गई, आप इसके अंदर उस एसोसिएशन को ऐड कर सकते हो। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा ये लॉ बोलता है। ठीक है ना। तो इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन करता है टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करवाने के लिए वो इशू करती है क्या कि हमें ग्राउंड पे हमें इसमें ऐड करना है, और जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। कोई डैमेज करे आपकी मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, कोई आपकी डिमांडिंग करे बॉम्ब एक्सप्लोजिव, इन सब चीज़ों की मतलब की। ठीक है ना। कोई एक्ट इन्वॉल्व इन द डिटेंशन और द मतलब थ्रेट टू किलिंग ऑफ इंजरी, अदर एक्शन, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लाई जो है, मतलब की। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्ट बनाया गया है। मेंबर इसके कौन है, प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए क्रिमिनल ऑफेंसिव, द एक्ट अलाउ द डिटेंशन विदाउट, मैंने बताया था डिटेंशन कर सकता है, ये प्रिवेंटिव वाला है, प्यूनिटिव नहीं है। कि कम से कम आपको कस्टडी में 180 दिन तक, फिलिंग ए चार्जशीट अप टू 180 डेज, पुलिस कस्टडी अप टू 30 डेज विदाउट फिलिंग ए चार्जशीट, बिना चार्जशीट कोर्ट में पहुंचाया आपको 180 दिन तक ये ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें एक्टिविटी होती हैं। ठीक है। क्लोज डोर हियरिंग होती है, मतलब कि क्लोज डोर हियरिंग होती है, थोड़ा ओपनली नहीं होती है हियरिंग। ठीक है ना। कैमरे में होती है पर उसमें इतनी आदमी नहीं बैठते, क्लोज डोर के अंदर होती है हियरिंग इसकी। और आपको मैंने बता दिया कि एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तो ये सब इस चीज़ के बारे में है। ये मैं कहीं और से लाऊँ, पहले मैंने किसी और उससे पढ़ाया था, आज मैंने किसी और एंगल से पढ़ाया। तो आप याद रखो, बिफोर द कोर्ट इन द केस ऑफ ट्रायल कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ऑल द प्रॉपर्टी, जो मैंने बताया था आपके, जो एनआईए के डीजी हैं, प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। ये यूएपीए लॉ है, बस इतना याद रखना, इसके केसेस बढ़ने इंक्रीज हो गया जैसा इस लॉ में बताया गया। ठीक है ना। तो ये यूएपी की बस इतने यार केस राइज हो रहे हैं, लिखने के लिए आएगा, बस आपके पॉइंट में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है।
अब आया एक पैनल है, मतलब कि आपका एक पैनल है, पैनल ने एक फ्लैग, मतलब कि क्या था कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने रिपोर्ट क्या रखी है, जो आपकी पेंशन स्कीम्स होती है ना, मतलब जैसे आपकी होगी विडो पेंशन स्कीम हो गई, फिर डिसेबिलिटी पेंशन हो गई, फैमिली बेनिफिट वाली हो गई, फिर अन्नपूर्णा स्कीम जो हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि इसमें आपकी लेक्सिटी आ रही है, लेक्सिटी मतलब ढीलापन आ रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को उसे अच्छे से वर्क नहीं कर रही, ना इतना फंड उसको प्रोवाइड कर रही, तो गवर्नमेंट का ढीलापन आ रहा है। इसका रिकमेंडेड किया आपको इंक्रीज करना चाहिए सम को, जो आपने 300-500 रुपये विडो पेंशन दी जाती है। अगर 40 साल की कोई बीपीएल कार्ड की होल्डर कोई महिला है, अगर उसके पति को मतलब विडो हो जाए वो, तो उसे 300-400 रुपये दी जाते हैं। 300-400 में एक मंथली क्या होता है, 200 से 500 रुपये में क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसके सम आपको इंक्रीज करने चाहिए। और जो आपका प्रोग्राम है, मतलब जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, इन सब इसको उसको रीच करना चाहिए कि पुअर एंड डाउन, मतलब कि डाउन ट्रॉपिंग सेक्शन तक जाए, वो एक पुअर तक जाए और बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाए सोसाइटी के। ठीक है ना, ऐसी कमेटी ने रिकमेंडेशन की है थोड़ा। तो उसी आपको ये याद रखने के लिए, जो आपकी सोशल असिस्टेंट स्कीम है उसमें थोड़ी आपकी लेक्सिटी आ रही है, मतलब कि किसे अमाउंट भी कम है और मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही जो जिस तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा आप भी थोड़ा जानते हैं। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आपको पता ही है, टाटा की हेल्प से बनाया जा रहा है। कब तैयार होना है आपको ये भी पता है, उसके कब तक तैयार करना है, वो 75 इंडिपेंडेंट तैयार करना है। ठीक है ना, और उसमें 3 भवन है। मैंने आपको क्या बताया था, लोकसभा जो लोटस है तो राज्यसभा का है वो, क्योंकि एल से लोकसभा होगी, और जो लोटस उसकी थीम होगी तो राज्यसभा की होगी, राज्यसभा की होगी। और दूसरा कौन सा था, पिकॉक, पिकॉक होगी आपकी लोकसभा की। और एक इसमें सेंट्रल हॉल भी बनाया बनाया जा रहा है, उसकी बनियन ट्री है। थोड़ा मैंने ऐसे बताया था याद रखने के लिए, थीम याद रखो, किसी वन वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल दिल्ली का बजट पेश हुआ है 69 करोड़ रुपीज़ का, उसे बोला है देशभक्ति बजट। सबसे बड़ी बात क्या है कि 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा किस में खर्च कर रहे हैं, लगभग लगभग एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी दी गई है वो दी गई है आपकी हेल्थ सेक्टर को। ये सब सोशल थिंग्स होती हैं, हेल्थ सेक्टर को उसके बाद प्रोवाइटी मतलब कि प्रायोरिटी दी गई है। तो पहला एजुकेशन है, 1/4, 24% है, 100% का 24%, तो नियर अबाउट 1/4 पैसा वो एजुकेशन सेक्टर के लिए यूटिलाइज करेंगे। छोटा मोटा बजट नहीं है, 69K का है। एक यूनियन टेरेटरी पास इतना पैसा आना, मतलब 69K का बजट बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना पैसा नहीं मिलता है यूनियन टेरेटरीज को। सबसे ज़्यादा पैसा वो टैक्स रिवेन्यू से लेके आया अपने पास, तो ये भी याद रखो, टैक्स रिवेन्यू से लेके आया। फिर इनके पास स्मॉल सेविंग लोन्स होते हैं, जीएसटी कंपनसेशन देती है इन्हें गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो CCS स्कीम्स होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, उसका पैसा आता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, कहाँ से पैसा यहाँ से आया, बस आपको याद रखना है कि ये 1/4 आप लिख सकते हो कहीं पुट करने के लिए, कि 1/4 जो पैसा वो शिक्षा के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट के लिए क्या, बसेस को भी मतलब 1000 बसेस भी लेके आएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, और 300 उसमें से ई बस का तो टेंडर ही दे चुके हैं। ये किस चीज़ के लिए है, इन्होंने कमिटमेंट जो किया है कि आने वाले 25 साल तक दिल्ली को, आने वाले 25 साल में दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री हम कर देंगे, 100% इलेक्ट्रीफाइड गाड़ी कर देंगे, सारी ट्रांसपोर्टेशन और सारे प्राइवेट व्हीकल, ऐसा इन्होंने कमिटमेंट दिया है। लेकिन क्वार्टर ऑफ द टोटल बजट आर सेट असाइड फॉर एजुकेशन के लिए रखा गया। इस्टेब्लिश की जाएगी दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी भी, अभी भी है, NLU तो अभी भी है नेशनल लॉ, तो दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है ना, तो ये कुछ स्कीम्स हैं, आप याद रखना, थोड़ा याद रहे तो लिखने के लिए आपके है। फिर ये आपके मंजुली, बस इसमें कुछ नहीं है, आप कुछ मत पढ़ो, नॉमिनेटिंग फाइल। मंजुली आइलैंड्स कहाँ आते हैं आपको पता ही है, किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है मंजुली आइलैंड। ठीक है ना, लार्जेस्ट। पहले जो आता है, देखो मैं आप कई दिन से पढ़ा रहा हूँ, फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी मैंने पढ़ाया था। देखो फायर के लिए क्या करना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था ना, आग लग गई थी, मतलब जो कोलकाता का आपका हेडक्वार्टर था, मतलब आपका ये आपका ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता हेडक्वार्टर था, उसमें आग लग गई थी। तो अब इन्होंने इसके ऊपर ही आर्टिकल लिखा क्या करना चाहिए, हमें मिटिगेशन रोबस्ट करना चाहिए। आपको जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आग से देखो कितने लोग मरते हैं, इसमें ऐसा दिया गया हर साल कितनी जगह आग लगती है, ऐसा मैं भी आपको बताऊंगा। देखो 10,915 जगह हर साल NCRB डाटा में आता है, 2019 में इतनी मतलब कि आग लगी है। ठीक है ना, तो ये रोबस्ट करना चाहिए फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी को, तो मतलब कि बढ़ावा देना चाहिए, फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना, और क्या करना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी। मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ सेफ्टी के लिए, बस वो पॉइंट याद रखना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है ना, देखो पहले तो ये होगी आपकी मिटिगेशन, मतलब कम करने के लिए कैसे कर सकते हैं,
मिटिगेशन कैसे ला सकते हैं टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमें, इंक्रीमेंटल अप्रोच रखनी है टू सेफ्टी के लिए, और एक्चुअल इन्फोर्समेंट करना है। देखो कागजी नहीं करना आपको, कागज में आपने लिख दिया तो हो गया, आपको एक्चुअल में इन्फोर्समेंट करना है, एक्चुअल में रियल में ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए कि यहाँ पेड़ लगे हैं, यहाँ आपको मिटिगेट किया गया है फायर से रिलेटेड, ठीक है ना। फायर सेफ्टी नॉन प्रिस्क्राइब जो किए गए हैं, आपका नेशनल बिल्डिंग कोड, एक नेशनल बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, फायर के लिए कोई पाइप होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। तो आपका बिल्डिंग कोड है, उसके मतलब कि नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। क्या क्या नॉर्म्स है कि आपको स्मोकिंग अलार्म होना चाहिए, वो स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, जैसी आग लगती है फुहारा चलने लगता है बिल्डिंग में, तो वो सब सिस्टम के जो बिल्डिंग कोड में आते हैं आपके नेशनल, वो होने चाहिए। फिर मॉडल बिल ऑफ 2019 में जो प्रोवाइड किया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ऑफ द स्टेट, उसे मॉडर्नाइज करना चाहिए, ठीक है ना। मॉडर्न बिल आया 2019 वाला उसमें। फिर एनसीआर भी डाटा बोलता है कि 2000 में स्टैंडिंग मतलब कि स्टेट आपको इतनी आग लगी है, बस इतना याद रखो कि अपग्रेड करना चाहिए पब्लिक बिल्डिंग को, जो मिशंस मोड प्लान के अंदर है, सेफ्टी अपग्रेड करना चाहिए जो पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक बिल्डिंग ही तो थी जो रेलवे वाली पब्लिक बिल्डिंग थी, उनको हमें एडवांस करना चाहिए। आए दिन पता है कभी आपके पार्लियामेंट के साउथ एवेन्यू में आग लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में आग लग जाती है, तो ये पब्लिक बिल्डिंग है, इनको भी मॉडर्नाइज करना चाहिए। फिर हम जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, पेड फॉर बाय द मतलब रिवाइव डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव फॉर देयर ऑक्यूपेंट टू इनकॉपरेट सेफ्टी इन ऑल द प्लानिंग। जो उनकी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की या किसी की प्लानिंग हो, मतलब उन्हें हमें क्या है इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए कि वो अच्छे से प्लान कर सकें फायर सेफ्टी के लिए। और इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ऑडिट, इसने परमिशन दी बनाने की, इसने बनाई, तो इनसे ऑडिट नहीं कराना चाहिए, ऑडिट थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, सब ढंग से परमिशन दी है, ढंग से बनाया गया। और ड्रिलिंग होनी चाहिए। ड्रिलिंग क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, फायर ब्रिगेड वाले आपके स्कूल में आते हैं, वो आपको बताते हैं कि ऐसे सेफ्टी हो सकती है, सिलेंडर में आग लग जाए तो ऐसे आप बच सकते हो, अगर इतना सिलेंडर यहाँ पे आग लगे तो ऐसे इसे रोक सकते हो। तो वो ड्रिलिंग होनी चाहिए फॉर द ऑफिसेज, मल्टी स्टोर जो आपके रेसिडेंट्स बिल्डिंग होती हैं, एलिमिनेट द अनसर्टेनिटी। और मतलब क्या होता है, ऐसे आग लगी ना तो पीपल क्या होता है, मतलब कि एक तरह से डिजास्टर में मतलब कि वो कंफ्यूज जाते हैं करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है। तो उसके लिए अगर ड्रिल करते रहोगे, बड़ी बड़ी सोसाइटी होती हैं, उसमें आप साल में या महीने में 2 बार ड्रिल कर लो ऐसी, तो एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, ड्रिलिंग स्टार्ट कर दो, तो लोग पता लगेगा क्या करना है, ठीक है ना। और सेफ्टी फेवर ओनली दोज हु प्रिपेयर्ड, मतलब जो प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ही, सेफ्टी उनका ही फेवर करती है, उन्हीं को फेवर करती है जो पहले से ही प्रिपेयर है, ठीक है ना। यूपीएससी वही निकाल पाते हैं जो पहले से ही फाइट करने में बैठे हैं, प्रिपेयर करके पहले से ही बैठे हैं। ये नहीं कि 10 दिन पहले आप किताब लेके बैठ गए, 1 महीना पहले किताब की यूपीएससी निकाल दूंगा, नहीं, जो पहले से ही सेल्फ प्रिपेयर है वही यूपीएससी निकाल पाता है। ऐसे ही सेफ्टी में ये आर्टिकल आया है, जज के ऊपर आया है। देखो ये आर्टिकल मेंस में मेरे हिसाब से ना आए, पर 1-2 पॉइंट आप लिखने के लिए आएगा, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम पे ऐसी बात यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी, जुडिशियल सिस्टम में जो क्वेश्चन मार्क हो। इसमें क्या दिखाया गया है, ये जुडिशियल सिस्टम है ना अपना, वो पैट्रियार्चिकल, मतलब आदमी को मतलब, ठीक है, नॉट द जज। ये जुडिशियल को बताया गया। ऐसा क्यों बताया गया, अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है, केस में क्या हुआ है, एक लड़की थी, जैसे लड़की थी मतलब उनका कुछ रिलेशन था, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझ में आने के लिए। क्या हुआ कि मतलब कंटिन्यूसली उसके साथ मतलब कोई आदमी रेप कर रहा था, इन द सेंस ऑफ लव में हो या प्यार में हो, तो उनका सेक्सुअल कंटिन्यूसली चल रहा था। और फिर क्या होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर वो लड़की 16-17 साल की हो जाती है, लड़का थोड़ा बड़ा था, 20-22 साल का था। लड़का शादी के लिए बोलता है, लड़की मना कर देती है उस टाइम पे, ठीक है, लड़का कहीं और शादी कर लेता है। तो लड़की की क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो लड़की उसे फोर्स करती है, जो पहले वाली लड़की थी, मुझसे शादी करो, ठीक है ना। लड़का बोलता है मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। लड़की उस पर केस रजिस्टर्ड कर देती है, किस चीज़ का, सेक्सुअली हैरेसमेंट का, इसने मेरे साथ 5-6 साल रेप किया, ठीक है। तो लड़का बोलता है मैंने इससे पूछा था शादी के लिए, इसने मुझे मना कर दिया, ठीक है। फिर मेरी मतलब जो भी है, ये कंडीशंस हैं जो इस केस में बताया गया। तो इसमें क्या पैट्रियार्टिकल थिंकिंग बताई है, कुछ कहीं ना कहीं जजमेंट भी गलत है। जब गलत हुआ था लड़की के साथ, तभी उसे उस नज़रिए से मत देखो कि जो था क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। आपको नज़रिए ये भी देखना चाहिए लड़की की, मतलब देखना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या बोला, एक पैट्रियार्टिकल आपकी थिंकिंग रखी इस वाले मैटर में। तो ये नहीं, अभी बात करते हैं कुछ पास्ट के केसेस की भी इन्होंने बात की गई है कि कैसे क्या चीज़ सोचते हैं, ठीक है, हमारे जज क्या चीज़ सोचते हैं, पैट्रियार्टिकल थिंकिंग बात की गई है। तो इसमें क्या क्या बात की गई मैं आपको बताता हूँ आपको। ये देखो इसमें लिखा है, केस के बारे में लिखा है कि मतलब कि 16 ईयर चाइल्ड विल वाइडली क्रिटिसाइज टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाउ डिनाई हैविंग द सजेशन ऑफ मैरिज टू एज ए रेप एक्यूज।
ये सारी बात की गई है। इससे पहले भी क्या हुआ है, मैं आप शादी के बाद आप कुछ भी ऐसा करते हो, जस्टिस ने बोला, मैंने नहीं बोल रहा, इसमें ही लिखा है, आप पढ़ लेना, इसमें ही लिखा है। तो जज ने क्या बोला, अगर आपकी वाइफ है और आपके साथ उसे सेक्सुअली फोर्स करते हो, देखो इसमें ये लाइन यहाँ पे लिखी है, जब मैंने मार्क किया हुआ है, ये लिखी यहाँ पे लाइन, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना, लिखा, व्हेन टू पीपल आर लिविंग एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, हाउ एवर द ब्रूटल द हस्बैंड इज, कैसा भी वो मतलब कि ब्रूटल करे आपके साथ, कैन टेक द इंटरकोर्स करने के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए बिटवीन देम, इट्स मतलब वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इन्होंने ऐसा बोला, नॉट द लास्ट इंस्टेंट, रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी, जीएस वर्मा कमेटी थी, उसने क्या बोला, इररिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन, आपके रिलेशन कैसे हो, रेप तो रेप है। और भी कुछ केसेस हैं आप मेंशन कर सकते हो, जैसा अभी नागपुर की हाई कोर्ट में 2020 में एक केस हुआ था, रेप हुआ था, कन्विक्ट हुआ था, और मतलब कि जो रेप का विक्टिम मतलब विक्टिम था और जिसने किया था, तो उसमें क्या कोर्ट ने क्या बोला, आप इन्हें 1 लाख रुपए कंपेंसेशन दे दो, 1 लाख टू बी विक्टिम ऑन द कोर्स ऑफ पुअर विक्टिम एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ, सारी बात, आपने रेप किया, आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दो और आपको हम रेप की जो आपको जो केस लगा है उससे हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अब विक्टिम जो था वो मतलब गरीब था, पुअर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ऐसी बात कर रही है तो ये गलत चीज़ है। एक आपका आपका था भानवारी देवी केस आता है। भानवारी देवी केस क्या आता है, राजस्थान में 992 में ये भानवारी देवी इनका रेप होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान की कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, विक्टिम से क्या ऑर्डर देती है कि हायर कास्ट का व्यक्ति कैन नॉट ए रेप ऑफ लोअर कास्ट वुमेन, ठीक है ना, बिकॉज द रीजन ऑफ प्योरिटी, उसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं करा, आप गलत बोल रही हो, ये विक्टिम से बोलती है, ठीक है ना। और क्या रीजन देती है कि 70 साल का 80 साल का ईयर का आदमी कैसे रेप कर सकता है, ओल्ड कैन नॉट बी कमिटेड रेप, ऐसा बोला। तीसरी लाइन क्या बोली, रिलेटिव के सामने कोई अनदर कोई आदमी अपने रिलेटिव के सामने कैसे कमिटेड कर सकता है रेप का, और आपको रेप होते हुए आपका किसी ने देखा भी नहीं है, तो उनको सबको वहाँ से बली कर दिया था मतलब। तो यही चीज़ है कि हमारे सिस्टम में क्या है, थोड़ी सी कमी है, ऐसी थिंकिंग जो डेवलप हो चुकी है। और भी केसेस हैं, आप इतने ही मत याद रखो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग, पर आपको जुडिशियल सिस्टम में कुछ ऐसे वर्डिक्ट हुए हैं, आप वुमेन के ऊपर लिखने के लिए आए, कोई स्पीडी ट्रायल के लिखने के लिए आए, तो आप 1-2 एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो ऐसा, भानवारी देवी केस का जैसा, ये आपको याद भी रहेगा कि हायर कास्ट लोअर का नहीं कर सकता, प्योरिटी की बात आती है, अपने इतना आदमी अपनी वाइफ भी है, उसकी वॉच उसकी वाइफ ने भी नहीं देखा, ठीक है ना, कि रेप करते हुए, और फिर अपने कोई रिलेटिव हो तो उनके सामने रेप नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई। तो इसमें कुछ 2-3 केस आए हैं, तो वो चीज़ आप थिंकिंग करो। एक औरत ने मना कर दिया, मैं संदूर और हाथ में मतलब कि बैंगल्स नहीं पहनूंगी, तो डिवोर्स ले लिया, हाँ डिवोर्स ले सकते हो, हाई कोर्ट ने कहा ठीक है डिवोर्स दे दो इन्हें इस बेस पे, तो ये कुछ चीज़ें गलत है। हस्बैंड उसके साथ कुछ भी ब्रूटलिटी करे, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए हस्बैंड और वाइफ है, तो के रेप नहीं माना जाएगा, ऐसा हुआ। और ये वाला वर्डिक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा मैच कर रहा है। तो ये सारे कुछ हैं कि जो पेट्रियार्टिकल मतलब कि पेट्रियार्ची जो बन गई है, जुडिशल टारगेटिंग जुडिशल पेट्रियार्ची नॉट एज ए जज, ये जस्टिस नहीं हो रहा, हमारी जो आपकी पेट्रियार्ची है उसकी तरफ कन्वर्ट हो गई है सिस्टम। अभी क्या बात करते हैं, मैं ओवरऑल जिस्ट आपको बताता हूँ, ये क्या बोलते हैं, जो 3 लॉ है ना, उसके अलावा भी हमारे जो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें कमी है। 3 लॉ तो है जो जैसे किसान बोल रहे हैं, उसके अलावा भी क्या कमी है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। इस वाले आर्टिकल में यही आया। इस वाले आर्टिकल में पहली बात तो ये करता है कि मतलब कि जो हमारे फार्मर है, प्रॉब्लम क्या है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, एक तो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स नहीं है, मार्केट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसानों के पास। हमारे जो किसान है उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला है कि इनपुट नहीं है, मार्केट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रिटिकल इंक्रीज द फार्मर में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो ये चीज़, ये भी अलग से प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो ये कॉमन थिंकिंग है, अगर आप एक किसान हो, आप खुद सोचो, उसके पास मार्केट होना चाहिए, उसके पास फाइनेंस पैसा होना चाहिए। वो क्या करता है, वो कहीं से कर्जे से लाता है, केसी से पैसा निकालता है, फसल बेकार हो जाती है तो कर्जे में बनता चला जाता है। इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे यूटिलाइजेशन करें फर्टिलाइज़र का। सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन तो है, क्या है कि बताओ 5 बीघे का किसान, उसे पता होगा सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर उसे पता है कि शहर में जाना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये मेरा कार्ड बनेगा, क्या वो जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो हमारे इतने नियर अबाउट 50% हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बट सॉइल हेल्थ कार्ड कितनों का है, हद से 2-3 करोड़ लोगों का होगा जिनके पास समझ है उनके पास।
फिर होगा भी इसमें यूटिलाइज कितना करते हैं, उसे अपडेट हर साल कितने करते हैं, क्योंकि वो सॉइल की कंडीशन तो चेंज होती रहती है ना, उसको कितना अपडेट करते हैं, एक बार करा लिया फिर भूल गए, ये भी सिस्टम है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक सूटेबल रेगुलेटरी सिस्टम बनाना चाहिए। ये क्रिटिकल आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे आप एग्रीकल्चर इनपुट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, फार्मर पार्टिसिपेशन की, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, इन सबको हमें काउंटर लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, फार्मिंग सेक्टर के लिए, इन सब के लिए हमें एक सूटेबल रेगुलेटरी सिस्टम बनाना चाहिए। गवर्नमेंट का ये रोल है। और क्या एक चीज़ बोली गई, ये आपको याद रखनी है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है आपका, इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, EBA 2019। तो वर्ल्ड बैंक निकालता है EBA को, ये प्री के लिए पॉइंट है, याद रखो। EBA कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है 2019। उसमें एक रिपोर्ट आई है, वो 8 मेजर्स लेता है। वो कितने मेजर्स लेता है, 8 मेजर्स लेता है जिस पे रिपोर्ट निकालता है, इंडिकेटर्स। ठीक है ना, क्या क्या इंडिकेटर है देखो, 101 कंट्री की निकालता है वो, क्या क्या इंडिकेटर है। पहला है कि मतलब कि सीड्स की, सीड कैसे, फिर फर्टिलाइजर, फिर आपका मतलब कि सिक्योरिंग, फिर वाटर मतलब सिक्योरिंग वाटर कितना, मतलब रजिस्टरिंग ऑफ मशीनरी, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक जो साथ में भी है, फिर प्लांट हेल्थ कैसी है, ट्रेडिंग कैसी है फूड की, और एक्सेसिंग फाइनेंस है। यही सारी प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर है। इसी कारण जो इंडिया की रैंकिंग आई है 49 आई है 101 कंट्री में। ठीक है ना, जो टॉप 20 कंट्री आपकी ईजी, जो टॉप 20 अमंग द इमर्जिंग ग्रुप जो है टॉप 20 का, उसमें इंडिया सेकंड लास्ट आया है। ठीक है ना, सेकंड लास्ट आया है, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। EBA, ये सारी प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र क्वालिटी नहीं मिलती है, टाइमली फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, शॉर्टेज मिलती है फर्टिलाइज़र की, फिर एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, ओवर इरीगेशन करते हैं, सीड क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। कभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, इतना तो मुझे याद है, हमारे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। आप शुगर केन को डालने जाओ तो आप उसे बेचोगे, 325 रुपये रेट चल रहा है कुंटल का। अगर उसका सीड लेने जाओ, आपको क्वालिटी सीड लेने जाओ, तो वो मिलता है आपको 2,500 रुपये कुंटल। 2,500 रुपये कुंटल जो उसने 325 में बेचा है। तो एक डिफरेंस है सीड क्वालिटी में भी, तो वो क्वालिटी नहीं मिलती है। फिर आपका मशीनरी लोगों के पास नहीं है। सस्टेनेबल लाइव स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक है, पर वो किस काम के लिए है, वो इतने दूध नहीं देते हैं, अच्छी नस्ल के नहीं है वो चीज़। प्लांट की हेल्थ कैसी है, कहीं पे मतलब प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग फूड नहीं है, फाइनेंस की एक्सेसिंग इतना पैसा नहीं है चीज़ों में। तो ये कुछ चीज़ की बात की गई है, तो आप रिपोर्ट का याद रखना है। इस रिपोर्ट में 8 इंडिकेटर पे इंडिया की 49 रैंक है। आगे चल के इसी की बात करेंगे कि फर्टिलाइजर, मशीनरी, सीड, मतलब आप सिक्योरिंग वाटर, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है ना, ये कुछ इंडिकेटर्स इंडिया में नहीं गिने जाते। ठीक है ना, सीड सप्लाई बहुत बेकार है हमारे लिए, हमारे यहाँ सीड्स आपको ट्रेडिंग फूड और एक्सेसिंग फाइनेंस इंडिकेटर, तो सारे यही पॉइंट है। इसके अलावा इन पॉइंट की बात की गई है। इनएडुकेट मतलब एक्सेस ऑफ क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट सच है फर्टिलाइजर, वाटर, मशीनरी, पावर कैन कॉज द प्रोडक्टिविटी लॉस। हकीकत बात है, पानी नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर में इनपुट नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पानी हो गया, मशीनरी हो गया, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है उसकी। और हाई कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन में लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है फूड प्रोडक्शन में। आप खुद बताओ, 10 आदमी से ज़मीन खुदवाओगे आप, और एक ट्रैक्टर वो 10 मिनट में खोद के चला जाएगा, और 10 आदमी शाम तक भी 2,000 रुपये आपसे मजदूरी ले लेंगे, और 200 रुपये के हिसाब से भी लेंगे। ट्रैक्टर वो काम 500 रुपये में डीजल में करके निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है और हाई कॉस्ट लगती है। ये छोटा आपको खुद सोचना है। अन्य मतलब कि एक लॉस, मतलब लोअर कैपेसिटी ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस इन द, मतलब ये सब चीज़ें प्रॉब्लम इंडिया में है, जो मैंने आपको बता दी। इसी इन 8 इंडिकेटर जो है, इस पे घुमा के आप पूरा आंसर लिख देना इसी चीज़ों पे। सीड सप्लाई पुअर है, ठीक है ना, तो हमें सीखना चाहिए। जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फूड आपका प्रोडक्टिंग एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग डिपेंड ऑन मिडिल इनकम कंट्री सच है चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। इसमें कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट करती है आपका मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है ना, तो इस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। एग्रीकल्चर आर्ट के बारे में मैं 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, आप भी ध्यान रखना। उसकी सेंट्रिक अप्रोच जो है चाइना है। अब आप खुद लिख देना उसके बाद। अब उसके सेम तरह का एक्सरसाइज करने वाला मालाबार एक्सरसाइज वाला भी हो गया, तो आप खुद लिख देना क्या क्वाड है, क्या चाइना है, क्या मालाबार है। तो इन दोनों के ऊपर लिख लेना, चाइना उसका सेंट्रिक पॉइंट है। फिर ये आता है आपका, देखो एक आर्टिकल आया कल, मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। यूपीएससी की पोस्ट क्यों कम हुई, तो जीएसटी के कम, जीएसटी में कम पोस्ट हो गई है। उसके बाद रेलवे को बाहर निकालने की बात की गई है, और सबसे बड़ा रीज़न है एम्प्लॉयमेंट के लिखने का, सबसे बड़ा रीज़न है ये, सबसे बड़ा रीज़न है ये। अभी 10,000 पोस्ट निकल सकती हैं आपका, यूपीएससी 10,000 पोस्ट निकाल सकती है अगर ये सिस्टम खत्म हो जाए इंडिया में। सिस्टम क्या है कि एक आदमी 10 डिपार्टमेंट को देखता है,
ये भैया चीफ सेक्रेटरी है, ये हेल्थ का भी एक डिपार्टमेंट देख रहा है, इसका भी एक डिपार्टमेंट देख रहा है, इसका भी, तो एक आदमी 10 डिपार्टमेंट को देख रहा है। हमारे इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने सेंट्रल फोर्स की बात की है, ऐसा सेंट्रल फोर्स में नहीं, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स में क्या किया, एक ही जो उसका डीजी होगा, जो देखो आपको जनरल है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो अगस्त में बने थे अस्थाना जी जो है, वो किसको भी देख रहे हैं, वो एनसीबी को भी देख रहे हैं, आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी उनका पास चार्ज है। तो आप बताओ इसके लिए 2 जनरल लगेंगे, ये नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह हो रहा है ऐसा। तो उससे क्या मिलता है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट इतना कम है, और आप ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो यूथ है उसके लिए। तो ये चीज़ लिख देना, क्या चीज़ की, जो फुल टाइम हेड बना देते हो आप, दूसरी एक सर्विस के 2 सर्विस को एक साथ देख रहा है, एक आदमी 2 सर्विस को एक साथ देख रहा है, तो एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया में। जो यूथ है जो क्या सोच के बैठा है, आप बताओ 700 पोस्ट क्या है मतलब, जिसमें कितने लोग, कितने लाख आदमी पेपर देने वाला है, उसके बाद 700 पोस्ट है, और कंटिन्यूस यू आर डिक्रीजिंग दैट पोस्ट। इवन यू हैव द कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द पोस्ट, कैपेबिलिटी है, बिकॉज ये सिस्टम खत्म कर दो तो आप, ठीक है ना। आप खुद सोचो कि एक डिपार्टमेंट का मतलब एक आदमी 4 डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो 4 पोस्ट, 3 पोस्ट तो खा ही गया ना, एक तो अपनी अपनी चलो, फिर 3 डिपार्टमेंट की पोस्ट तो खा ही रहा है ना। बट क्या कम, प्रोडक्टिविटी जो होगी उस डिपार्टमेंट की कम हो जाएगी। खुद सोचो, वो अभी उस उधर मीटिंग में बिजी है, इधर भी उसे कुछ काम करना है, नहीं कर पाया, और टाइम नहीं मिला उसे, उधर कुछ ऐसा इमरजेंसी इशू चालू है, इधर भी कुछ इम्प्लीमेंट करना है उसे। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है उस डिपार्टमेंट की। फेवर में भी लिख सकते हो चीज़, फेवर में कैसे लिख सकते हो, जब बीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और साथ में कहीं ना कहीं चाइना के साइड आईटीबीपी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको दोनों को साथ में लगाया जाता है। तो उनके मतलब कि एक साथ काम करने के लिए अगर एक ही उनका डीजी होगा, तो उसमें एक तरह से मतलब प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है। तो दोनों पॉइंट से आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों का हेड एक है। तो दोनों जल्दी किसी बात में डिस्प्यूट होगा तो एक साथ मान जाएंगे, क्योंकि दोनों के हेड एक है, और दोनों बॉर्डर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो मिलके एक साथ काम करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बैठता है, पर नेगेटिव पॉइंट तो है। अभी नेगेटिव पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, मतलब एक तो प्रोडक्टिविटी उस डिपार्टमेंट की कम होती है, सेकंड थिंग जो यूथ को चांस मिलना चाहिए, जो आपकी इनकमिंग जनरेशन है, वी आर फेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, और उसके बाद हम ऐसे कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू बनता है इंडिया के सामने। प्रोग्राम पढ़ाया था, रोल आउट हो गया है, एमएचए ने मतलब इन्फॉर्म कर दिया लोकसभा में, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि साइबर वॉलंटी क्या होगा, अब होगी लिटरल, क्या होगी लिटरल, मतलब आपकी लिटरल सर्विलांस होगा। अब तक हॉरिजॉन्टल होता था, अब वो वर्टिकल सर्विलांस, सॉरी वर्टिकल सर्विलांस होगा। अब इसमें क्या, वॉलंटरी आप रजिस्टर्ड करके, और पास का आदमी, पास के वाले आदमी के बारे में कुछ खबर दे सकता है, अगर वो कोई अनलॉफुल कंटेंट है, या अनलॉफुल एक्टिविटी है, या अनलॉफुल कंटेंट किस पे, साइबर पे मतलब कुछ चल रहा है, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, तो वो जाके वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकता है कि ये चीज़ गलत चीज़ कर रहे हैं। तो वो स्टार्ट हो गया, साइबर वॉलंटरी प्रोग्राम लोड आउट हो गया। कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये और साइबर हो गया, एमएचए का ये प्रोग्राम है, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं, आप मैंने कल पूरा डिटेल में पढ़ाया था इसके बारे में। ये वही आया कि प्राइवेसी का मैटर हो जाएगा, मैंने बताया था प्राइवेसी का मैटर हो जाएगा। फिर वो जैसे मैंने खबर, आपकी खबर कर दी, तो आप मेरे दुश्मन बन जाओगे ना, उसने मेरी खबर की, तो एक तरह से सोसाइटी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आप क्या कर रहे हो, सर्विलांस सिस्टम बढ़ाते जा रहे हो। अभी आप आईटी रूल लेके आए, अभी आप ये वाला रूल लेके आ गया, वॉलंटरी वाला, साइबर वाला। तो एक तरह से क्या होता है, सर्विलांस सिस्टम इंक्रीज कर रहे हो आप। ठीक है ना। तो प्राइवेसी का कंसर्न उसके ऊपर आपको चैलेंज कर दिया, आपका दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल हो गई है। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म थे ना, उसमें क्या बताया गया, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जो फ्रीलांसर जर्नलिज्म, अपने आप मतलब किसी चैनल से जुड़े हुए नहीं है, वो खुद ही जर्नलिज्म करते हैं, जाते हैं फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, जर्नलिज्म है, उनको कर्व करने की बात की गई थी, उनको रोकने की बात की गई थी। तो वो क्या, कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में चले गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिलीव, इफ़ यू मतलब सही चीज़ दिखाओगे तो आपको आर्टिकल 19 ऐसा बोलता है कि आप इक्वल हो सोसाइटी के सामने। तो वो कहाँ पे चला गया है, वो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है। अब जो पिटीशन का रूल आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या आएगा। आर्मी की एक्सरसाइज होने वाली है उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, उसका नाम है आपका डस्ट लिक सेकंड। तो डस्ट लिक किस में होती है, उज्बेकिस्तान में और इंडिया के बीच में। ये आया तो हमें इससे क्या पढ़नी है, हमें इसकी लोकेशन पढ़नी है उज्बेकिस्तान, क्योंकि ये कैसी है, एक ये लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री। देखो लाल लाल जितना निशान दिख रहा है, ये कौन सी आपका उज्बेकिस्तान है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है ये भी। देखो ये कजाकिस्तान, नीचे तजाकिस्तान,
पहले किर्गिस्तान, सॉरी, नीचे कजाकिस्तान, मतलब तजाकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान है, इसके के दोनों हैं और टी के दोनों हैं, और ए भी अफगानिस्तान से भी टच करता है। तो ये सारे अपने कितनों से टच करता है, जितने भी तान वाले देश है ना आपके, जितने भी तान वाले, तुर्कमेनिस्तान, अब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबसे इसका बॉर्डर टच करता है। और ये कैस्पियन सी से टच नहीं करता, इतना याद रखना। कैस्पियन सी से कजाकिस्तान टच करता है, तुर्कमेनिस्तान टच करता है, लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखना। तुर्कमेनिस्तान करता है, नीचे ईरान, इधर अजरबैजान जो मैं बूका बताया था, जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पास हो रहा है, बूका। और इधर कौन सा होता है आपका, होता है ये, इधर ये रशिया होगा, ये वाला तिबलीज, इधर रशिया होगा, देखो जॉर्जिया भी नहीं करता, इधर रशिया है। 5 कंट्री टच करता है ना उससे, हाँ, ये हो जाए 1 2 तुर्कमेनिस्तान। 3 4 और 5 कंट्री टच करता है, ठीक है ना। ये कैस्पियन सी, तो उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके साथ हम 10 लीग्स एक्सरसाइज करते हैं हमारी, ठीक है। तो इतने याद रखना, सारे तान वाले जितने देश हैं, तजाकिस्तान आपका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आपका, ये सारे देश इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, किर्गिस्तान ऑल्सो। तो ये थोड़ा मैप में आप याद रखना। फिर हम आ जाते हैं अपने न्यूज़ पे। ये इतनी न्यूज़ थी, आगे चलते हैं, कोई न्यूज़ आ गई। फिर मैंने बताया टर्मिनल वाली बात बताई है, उसमें आज डिफरेंस बताया, ईस्ट आपके कंटेनर टर्मिनल में, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में। ईस्ट वाले जो पहले मिल रहा था प्रोजेक्ट, उसमें हमारा इतना पैसा नहीं लगता, ऐसा बताया, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले से ही डेवलप था, पार्शली वो पहले से ही डेवलप था। और जो आपको वेस्ट वाला मिला है, ये बिल्कुल डेवलप नहीं है, बस इतना डिफरेंस बताया गया है, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, पैसा ज़्यादा लगेगा। ओपेक नेशन की बात आई, ओपेक नेशन ने क्या कर दिया, अपना कट कर दिया है, किस चीज़ में कट कर दिया है, मतलब प्रोडक्शन, जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें कम प्रोडक्शन करने, मतलब प्रोडक्शन उन्होंने कट कर दिया अपना, कि कम प्रोडक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और पैसे इंक्रीज हो जाएंगे मार्केट में ऑयल के। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, ओपेक ने जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, कि प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि डिमांड बढ़नी स्टार्ट होगी, सप्लाई कट हो जाएगी, डिमांड बढ़नी स्टार्ट होगी, तो पैसे इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है आप करते रहो जो आपको करना है, हम अदर सोर्स ढूंढेंगे। कैसे अदर सोर्स, या गुनिया कंट्री आपका वेनेजुला के बराबर में, ये इधर होगी आपकी वेनेजुला के जस्ट बराबर में, वहाँ से हम ले सकते हैं, इराक से ले सकते हैं, सऊदी अरेबिया से ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं, इराक सऊदी अरेबिया आते हैं तो हम इस कंट्री को अल्टरनेटिव ले सकते हैं, ऐसे आपके गुआना जो भी कंट्री है इसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं, ओपेक को छोड़ो, नहीं दे रहे तो। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है किसका, वर्ल्ड में, ऑयल का, ठीक है ना, क्रूड ऑयल का। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, इराक और सऊदी अरेबिया से, इराक और आपका सऊदी अरेबिया से इंडिया के अंदर पेट्रोल आता है। तो ये न्यूज़ थी। फिर पेटीएम ने स्मार्ट पीओएस स्टार्ट कर दिया है, कि आप फ़ोन में और डाटा, आपका डेबिट और स्मार्ट कार्ड होगा तो भी आप यूज़ कर सकते हो। और साउंड बॉक्स तो पता ही है कि 10 रुपये प्राप्त हुए, आप पेटीएम करते हो कि 10 रुपये प्राप्त हुए, साउंड बॉक्स होता है डिवाइस। तो ये कभी लिखने के लिए आया, आप लिख सकते हो, साइबर से रिलेटेड, मतलब आपका लिखने के लिए आया, आपका पेमेंट से, डिजिटल पेमेंट से लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए आप साउंड बॉक्स का यूज़ करिए, स्मार्ट पीओएस का यूज़ करिए, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप जो फ्रॉड होता है, मतलब कि किसी फ्रॉड होता है आपका डिजिटल पेमेंट, उनको आप रोक सकते हो। तो आपको 10, वो साउंड बॉक्स डिवाइस बोलते हैं, जो बोलता है आपको पेटीएम पर 10 रुपये प्राप्त हुए। और कोई न्यूज़ नहीं है, बस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूज़ ऐड की हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा हिंदू आज खत्म हो जाता है, मैं थोड़े एक्स्ट्रा न्यूज़ की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा क्या हमने कवर की। जो मैं पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओपेक नेशन पढ़ाने वाला हूँ, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, फिर रिवीजन के लिए हमने ऐड किया है, कि जो ओपेक में कंट्री आती हैं, ओपेक के बाहर जो ऑयल इंपोर्टेड कंट्री है, जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जो ओपेक के बाहर है, ओपेक में कितनी कंट्री आती हैं, ओपेक में ये सारे नेशंस आते हैं, ये देखो, ये कितने नेशंस हैं ओपेक में टोटल, ये सारे नेशंस हैं, 14 मेंबर हैं ओपेक के, ये देखो ये रहे ओपेक के। जिस इनके बाहर जो कंट्री आती है वो भी ऑयल का एक्सपोर्ट करती है, उसे ओपेक प्लस में रखा गया है। जब इन्होंने इसके अंदर नहीं लिया तो इन्होंने अपनी मिल के बना ली, इन्होंने अपनी मिल के ओपेक प्लस बना ली। तो ओपेक प्लस में क्या हुआ है, उन्होंने कट कर दिया अपने प्रोडक्शन का, कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए। तो हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूएस से, नॉर्वे और गुआना जो कंट्री आई हैं, इनको अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना ओपेक में आते हैं ना ही ओपेक प्लस में आते हैं। कट कर दो, क्योंकि उनकी एक साथ मिल के बात होती है ना, ओपेक वाले अपने मिल के बात करते हैं, इतना पेट्रोल का दाम रखना है तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा हमको, कि हमारा वर्ल्ड मार्केट में मतलब पेट्रोल अच्छा बिके। ओपेक प्लस वाले अपना बैठ के संगठन है इनका,
और ये संगठन से बाहर हैं, यूएस से नॉर्वे, आपको गुआना। तो हम ये अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। हम तो नहीं ले रहे ना ओपेक से लेते ना नॉन ओपेक से लेते। जो नॉन ओपेक कंट्री कौन कौन सी, मतलब जो नॉन ओपेक कंट्री है ओपेक प्लस कंट्री में आती है, लाइक कौन सी, अजरबैजान मैंने बताया वो बूका, बहराइन, आपका ब्रुनई, आपका कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ये ओपेक प्लस में आती है। तो इन्होंने क्या किया है, कट करेंगे अपना प्रोडक्शन की, प्राइस इंक्रीज होंगे। ठीक है, फिर ओपेक प्लस में कौन कौन सी आती है, ओपेक प्लस में आपकी वेनेजुला, इक्वाडोर, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, आपका आपका गुनिया, जो इक्वेटोरियल गुनिया अफ्रीका का, फिर आपका गैबॉन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, ये सारी अफ्रीका की हैं, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया। तो आपने क्या देखा, और यहाँ पे आपका आता है यूनाइटेड अरब ऑफ एमरेट। तो ये जितनी भी पर्शियन गुल्फ में, एक बहरीन को छोड़ के, यहाँ पे बहरीन आएगी आपकी, बहरीन आएगी, इसको छोड़ के, ठीक है ना, सारी कंट्री जितनी पर्शियन गुल्फ में सारी आपकी आती है ओपेक के अंदर आती हैं। आपको गुनिया कहाँ आती है, जो मैंने जिससे इंडिया बात करने की बात कर रहा है, वो वेनेजुला के साइड में ये लगी हुई है, ये वाली आती है, ये वाली जो गुआना, जो इससे इंडिया लेने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो आई इससे, थिंक ये फ्रेंच गुयाना है, हाँ इसके साइड में सुमेरियन हाँ, फर्स्ट ये वाला होगा। सुमेरन है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राज़ील है। फिर तो ये सारी कंट्री आती हैं आपकी, इससे लेने की बात कर, तो अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, ओपेक क्या, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बद्दाख के अंदर बनी थी 1960 में। ठीक है ना, कितनी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और आपको वेनेजुला ने मिलकर बनाई थी, जो मतलब कि मैनेज करती हैं सप्लाई ऑफ द ऑयल। ठीक है ना, उसके प्राइस को वर्ल्ड मार्केट में यही मिलकर मीटिंग करते हैं, कितने रखने हैं, ये मिलकर मीटिंग करेंगे, प्रोडक्शन कम करो, सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाए, मतलब कम हो जाएगी, प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ये सब काम इसी पे लगे हुए हैं। तो हम अल्टरनेटिव चीज़ यूज़ करेंगे। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में, बनी बद्दाख में थी, हेडक्वार्टर वहाँ पे है। ठीक है, ओपन टू एनी कंट्री, डेट सस्टेनेबल एक्सपोर्ट होना चाहिए ऑयल का उसके पास, सब कंट्री के लिए इसकी ओपन है, मेंबरशिप आ सकते हो। आइडियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप एक्सपोर्टिंग, आपकी मतलब क्षमता है आपकी औकात एक्सपोर्ट करने की, तो आप ऑयल की आ सकते हो। इसमें गैब्रोन को टर्मिनेट कर दिया गया था 2016 में, उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया। इसके 14 मेंबर हैं, ये याद रखना, यूएई सारे इसके मेंबर हैं। और इससे रिलेटेड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी बता देता हूँ, एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी एफोर्डेबल और क्लीन फ्यूल की बात करती है, और ये 1973 में सेटअप की गई थी। ठीक है ना, ये सब करने के लिए पेरिस में और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, फोन में मेन इसके एरिया फोकस करती है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। इंडिया बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी, जो आपकी एजेंसी है 2017 का, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। मैक्सिको मतलब इसमें से बिकम द एजेंसी, 30वां मेंबर ऐड हुआ है मैक्सिको, जो लैटिन अमेरिका का मेंबर है, फर्स्ट लैटिन अमेरिका। तो आप जाके पढ़ना हो, लैटिन, सेंट्रल, मैंने कौन सा बताया था, नॉर्थ कौन सा बताया था मैंने आपको, फिर अनलॉफुल वाला मैं पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में जो बॉडी पढ़ाने वाला हूँ, NHRC पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नेल्सन मंडेला ने बोला है कि टू डिनाई द पीपल देयर ह्यूमन राइट। मेंस में लिखने के लिए आएगा, बहुत बढ़िया एक हो जाएगा, ऊपर लिख दोगे, इफ़ यू डिनाई द पीपल ह्यूमन राइट, यू द चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी, राइट टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, अगर डिनाई कर रहे हो किसी ह्यूमन राइट के लिए, तो आप एक तरह से इज टू चैलेंज, आप चैलेंज कर रहे हो किसको, देयर वेरी ह्यूमैनिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो ह्यूमन राइट इक्वल टू ह्यूमैनिटी है, ऐसा आप लिख सकते हो। इफ़ यू आर चैलेंजिंग टू ह्यूमन राइट, डिनाई कर रहे हो ह्यूमन राइट्स को, देन यू आर चैलेंजिंग टू ह्यूमैनिटी। सिंपल फॉर्म लाया करो, आपको ऐसे याद है ना सिंपल फॉर्म, तो आप क्या मैंने उठाया, ह्यूमन राइट इक्वल टू ह्यूमैनिटी। इफ़ यू आर चैलेंजिंग, यू डिनाई द ह्यूमन राइट, देन यू आर चैलेंजिंग द ह्यूमैनिटी। तो ये बात है। तो मैं क्या बताता हूँ, जो इंडिया के NHRC है, ये 22 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, गांधी जी के 10 दिन बाद, जन्मदिन के 10 दिन बाद, ठीक है ना, 993 में फॉर्म की गई थी। और प्रोविज़न कहाँ से लिया गया था, मतलब कि इसके प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट के लिए, ये वाला मतलब कि एक्ट लेके आए थे 1993 में, फिर ये बनाई गई थी। 2006 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे। और क्यों इम्पोर्ट, 2018 में हमने इसकी सिल्वर जुबली बनाई थी, 25 साल हो गए थे। हाँ भैया 25 साल हो गए, सही कह रहे हो। ये वॉच डॉग है, देख रेख करती है किस चीज़ की, कोई लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटी देती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दी है ना, उसको देखती है कहीं कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रदान करता है। ठीक है ना, अब इसके कुछ इस्टेब्लिश कहाँ से किया गया, ये पेरिस में प्रिंसिपल्स हैं कुछ, उसके ऊपर उस बेस पे इसे बनाया गया। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के मतलब कि एंड, मतलब और भी कहाँ से लिए गए, दो से लिए गए, तो पेरिस प्रिंसिपल्स है, और एक यूनाइटेड नेशन की अपनी है ना ह्यूमन राइट, वहाँ से कुछ इसके राइट्स लिए गए, मतलब इसके अंदर जो रूल्स हैं वहाँ से लिए गए।
अब ह्यूमन राइट्स होते क्या है, यूएन ने डिफाइन किया हुआ है, कोई आपके इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस रेस, सेक्स, ठीक है ना, और नेशनलिटी, आपकी एथनिटी, आपकी लैंग्वेज, ठीक है ना, इस इनको छोड़ के अगर यूएन आपके राइट्स को कोई डिनाई कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी राइट हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, कहाँ से बिलोंग करते हो, रिलीजन क्या है, इफ समवन डिनाई योर राइट, वो किस में आएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन, उसको ह्यूमन राइट बोलते हैं। आप ही खुद पढ़ लेना, ह्यूमन राइट इंक्लूड लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ, आप स्लेवरी, टॉर्चर नहीं होचे, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, देखो ओपिनियन और एक्सप्रेशन, आपके पास राइट है अपने ओपिनियन एक्सप्रेशन का, राइट टू वर्क, एजुकेशन, मैनी मोर, ये सब ह्यूमन राइट में आते हैं। सबके लिए एंटाइटी टू एनीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का, ये सारी चीज़ होगा, ये ह्यूमन राइट की डेफिनेशन है। और उसके लिए बैकग्राउंड में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो असेंबली अब पेरिस में हुई थी, जो मैंने आपको बताया, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुए थे, जैसे इंडिया ने कुछ चीज़ अडॉप्ट की हैं, उसका ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। ड्यू टू द टाइम ग्रोइंग द, मतलब ये सब कुछ चीज़ें, ये मत पढ़ना, कुछ भी चीज़ आप पढ़ लें, प्रिंसिपल्स क्या है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये वर्ल्ड में हुआ है 993 में, हम इससे लेके आए थे ये सारी चीज़ें, इंडिया ने इनेक्ट किया था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 993। अब काउंसिल्स होती है, मतलब कि ह्यूमन राइट की काउंसिल भी, जैसे ह्यूमन राइट काउंसिल अभी हमने की, श्रीलंका ने क्या बोला है, हमें प्लीज़ इसमें फेवर करो, हमारे सपोर्ट में वोट करो। एक ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो आपको रिसोल्यूशन लेके आई थी 15 मार्च 2006 को, और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया था, फॉर्मली ये बोला जाता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया था, ठीक है ना। प्रमोट करती है, प्रमोशन करते हैं ह्यूमन राइट को, सब चीज़ वही करेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी। और यूएन ऑफिस जो है, मतलब इससे रिलेटेड मीट करने का, वो जेनेवा के अंदर है, जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट विल बी इलेक्टेड एज यूएन जनरल असेंबली, तो मतलब जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली है ना, उसमें से हर साल 47 मेंबर इसके अंदर चुने जाते हैं, इसके अंदर अल्टरनेटिव मतलब चुने जाते हैं उसके अंदर। काउंसिल हैव मेड 47 ह्यूमन राइट मेंबर स्टेट विच इलेक्टेड बाय द आपके ह्यूमन राइट असेंबली, तो इसके अंदर चुने जाते हैं 47 मेंबर हर साल, असेंबली के अंदर से इसके अंदर जाते हैं। अब इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है इसका, मल्टी मेंबर बॉडी, एक चेयरमैन होगा, 7 अदर मेंबर होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट से, सब चीज़ होती है, जज वज सब होते हैं, तो 7 मेंबर होंगे, ऐसा आप याद रखो। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, आउट ऑफ 7 में से ही मतलब कि 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन को भी और मेंबर को भी, इंपॉर्टेंट थिंग है। और हाई पावर कमेटी होती है, रिकमेंडेड करती है किसको अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में हाई पावर कमेटी होती है, जो बताती है इसको चेयरमैन बनाओ, इसको मेंबर बनाओ। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना। 5 साल और 70 साल तक बन सकते हैं, ये आपने पढ़ लिया। कि चार्ज प्रूव का मिसबिहेव इन कैपेसिटी, अगर उसे रिमूव करना है तो ये कोई उसने प्रूव होना चाहिए चार्ज मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी का, और इंक्वायरी होगी, जब ये आप कर दोगे, चार्ज लगा दोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर इंक्वायरी करेगा चार्ज सही है कि नहीं है, उसके बाद आप उसे हटा सकते हो। अब कमीशन के पास क्या स्पेशलाइज डिवीज़न है, जैसे लॉ डिवीज़न, इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न, पॉलिसी, आपकी रिसर्च, ये सब उस कमीशन के पास है, वो कर सकता है। चेयरमैन एंड मेंबर जो होते हैं स्टेट कमीशन के आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वहाँ पे गवर्नर करता है इन द कंसल्ट विद चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट, तो ये थोड़ा याद रखो। आपको कमेंट में क्या बताना है, ग्रुप में जाके मैं आपको ये बताना है, जो हाई पावर कमेटी थी अंदर प्राइम मिनिस्टर जो रिकमेंडेड करती है किस किस के नाम, तो उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, जैसे स्टेट में तो इतने सारे हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं। फंक्शन क्या होता है कि वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये अपना सुयो मोटो अपने आप स्टैंड ले सकती है, किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जुडिशियल प्रोसेसिंग कर सकती है, उसकी पावर है इसके पास, ठीक है, वायलेशन होगा तो। विजिट एनी जेल, जेल में जैसे कहते हैं ह्यूमन राइट वाले आए हैं जेल के अंदर, स्टेट की किसी भी जेल में जाके देख सकती है कंडीशन कैसी है, रिकमेंडेड कर सकती है क्या कंडीशन आपको रखनी चाहिए, सेफ गार्ड बता सकती है प्रोटेक्शन कैसे करने चाहिए ह्यूमन राइट के, ठीक है, प्रमोट कर सकती है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, तो मैं ये तो कॉमन थिंग है। वर्क कर सकती है स्प्रेड ऑफ ह्यूमन राइट, आपके लिटरेसी बढ़ाने के लिए, आपके साथ ऐसा और सामने आके बोला आपके ह्यूमन राइट वायलेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, ठीक है ना। पावर है इसके पास सिविल कोर्ट की, ग्रांट एंटिज्म रिलीफ दे सकती है किसी को, मतलब इसे रिलीफ दो, आपने गलत कर रहे हो उसके साथ। पेमेंट कंपेंसेशन डैमेज जो हुआ है, जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया, गलत गिरफ्तार किया, आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, तो बता सकती है, सरकार से बोल सकती है, या उस किसी आदमी ने आपके साथ किया हो तो इसे इतने हज़ार रुपये दो, आपने साथ गलत किया। ये कुछ चीज़ें हैं, रिकमेंडेड करती है बोथ सेंट्रल और स्टेट को, दोनों को रिकमेंडेड करती है क्या सूटेबल स्टेप लेने चाहिए, वायलेशन होगा ह्यूमन राइट का, तो ये भी याद रखना।
और ये रिपोर्ट सबमिट करती है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो कहाँ रखता है, पार्लियामेंट में। कल मैंने आपको एक बॉडी पढ़ाई थी, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, वो करती है पार्लियामेंट को। वो आपको याद रखना। तो इन चीज़ों का डिफरेंस की लिमिटेशन है, ये मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसके पास कोई, नॉट हैविंग एनी मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ केस में मतलब कर सकती है, पर मेजोरिटी ऑफ केस में इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये पूछती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। बस इतना याद रखो, और कुछ चीज़ नहीं है। लिमिटेशन और क्या, ओनली तो रिकमेंडेशन कर सकती है। ये क्या रिकमेंडेशन भेजेगी, आप ऐसा करो स्टेट और सेंटर को ह्यूमन राइट के लिए, वो रिकमेंडेशन होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट पर होगा माने या ना माने। अब लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंस आते हैं, वो अनएड्रेस रह जाते हैं। आपको पता ही है हमारे सिस्टम में कितनी कमी है। शिकायत आई ऐसी पड़ी रहती है, कुछ सुनता नहीं है। गवर्नमेंट इसकी आपकी रिकमेंडेशन कभी कभी रिजेक्ट भी कर देती है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो कुछ मैंने आपको प्री के पॉइंट बताया, कितने कौन अपॉइंट करता है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है, कौन कौन सी पावर है इसके पास, तो हमने सब पढ़ लिया। कहाँ से बैकअप मिला, कौन से एक्ट से बना ये। तो ह्यूमन राइट कमीशन था, इतना ही आज की न्यूज़ में। मैं यहाँ पे स्टॉप